चलिए अब आपकी सेकंड यूनिट शुरू करते हैं जेनेटिक की, जिसका हमारा नाम है मैटरनल प्रीनेटल एंड जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट डिफेक्ट एंड डिसीज। ठीक है, तो प्रीनेटल मैटरनल और जेनेटिक इन्फ्लुएंस क्या होता है हमारा डेवलपमेंट और डिफेक्ट में। ठीक है, किसके डेवलपमेंट डिफेक्ट में? बेबी के। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या डिसीजेज होती हैं इसमें, ये पढ़ना है हमको। क्या क्या मैटरनल कॉजेज होते हैं, साइन सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, जो हमारा पार्टिकुलर डिसऑर्डर्स होते हैं वो आता है हमारा स्केलेटल डिसऑर्डर, जैसे कि ड्वार्फिज्म, बौनापन आ जाना। और क्या होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आती है, यानी कि टर्नल सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, या दूसरा एक और होता है डाउन सिंड्रोम, वो आता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में। और जो हमारे मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर होते हैं उसमें हमारा आता है विटामिन डी और रिकेट्स। ठीक है, और क्या होता है हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में, म्यूकोपॉलीसैकेरॉइड का एक तो डिसऑर्डर होता है, इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, ग्रोथ पैटर्न जिसमें चेंज हो जाता है हमारा। ठीक है, क्रोनिक इलनेस होती है, जैसे कि कार्डियक एबनॉर्मेलिटी होती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एनी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट and absorb baby nutrient will have an adverse effect on growth and development। ठीक है, कोई भी ऐसा शोर के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जिसमें करेक्टराइज्ड हो कैसी इनएबिलिटी कि जो बेबी है वो न्यूट्रिएंट को या तो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है या तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है ग्रोथ डेवलपमेंट उसका होगा नहीं, और ये सारे डिसीजेज हमको देखने को मिलेंगे, डॉर्फिज्म, विटामिन डी, ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन। अब हमारे कुछ पॉइंट आते हैं इसमें। देखिए, सेकेंड यूनिट से आपका मोस्टली इम्पॉर्टेंट आता है एक एबॉर्शन आता है, और प्री नेटल टेस्टिंग और उसके टाइप, और हमारा डाउन सिंड्रोम आता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आता है। बस ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें लैंग्वेज वाली चीज़ें हैं, अगर आप हेडिंग याद कर लेंगे, और लैंग्वेज आपको अंदर पेपर में बना के लिखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैटरनल इन्फेक्शन का मतलब नाम से है कि मैटरनल यानी कि मदर को कोई इन्फेक्शन है अगर गेस्टेशन के दौरान, प्रेगनेंसी के अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तो क्या होगा, या तो फीटल लॉस होगा, बेबी की डेथ होगी, या माल फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेबी की इम्यूनिटी पहले से बहुत कम है, बेबी इतना छोटा सा है, अभी फीटस है बिल्कुल भी। ठीक है, उसको इन्फेक्शन है अगर मदर को, तो बेबी को हो जाएगा, तो वो कहाँ से जी पाएगा। ये हो गया मैटरनल इन्फेक्शन। मैटरनल इन्फेक्शन के कारण क्या क्या होते हैं ये याद कर लेना आप शॉर्ट में। टॉर्च, टी से आ जाता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, फूडबॉर्न इलनेस, ओ से अदर्स डिसीज, आर से रिकेट्स, सी से चिकन पॉक्स, से साइटोमेगालो वायरस, और एच से हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, अब प्री एग्जिस्टिंग डिसीज प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में पहले से ही उसको कोई डिसीज हो, ये हो गया हमारा डिसऑर्डर्स थे। ठीक है, और कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और भी लिखा है यहाँ पे देखिए, कराटोजेनिक इफेक्ट, यानी कि वही हमारे रेडिएशंस के द्वारा होते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे वुमेन है उसको कौन कौन सी डिसेबिलिटी हो सकती हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस है। ठीक है, तो वो क्या होगा, प्री टर्म लेबर के लिए सस्केप्टेबल है, यानी कि उसकी जो बेबी की जन्म है वो एक निश्चित डेट से पहले ही हो जाएगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज इन प्रेगनेंसी, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है बेबी को, मदर को, तो बेबी पहले हो जाएगा, करंट टाइम पे नहीं होगा। ठीक है, तब होगा जब उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस को प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, और क्या होता है, बेबी में ऑल्सो बी अफेक्टेड, या द फीटस में ऑल्सो बी अफेक्टेड बाई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज इन मदर। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी माँ जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, या तो फिर वो सस्केप्टिबल हो जाती है कि जो उसका बेबी होगा वो एवरेज बेबी नहीं होगा, यानी कि साइज में छोटा होगा, स्मॉल होगा। कंसेजुनिटी का मतलब होता है ब्लड रिलेशनशिप। तो ब्लड रिलेशनशिप मैंने आपको बताया, फैमिली असेसमेंट कैसे करते हैं, 3 जनरेशन की हमको पेडिग्री बनानी पड़ती। पेडिग्री हम कैसे बनाएंगे, कौन कौन से उसमें मेंबर होंगे, सब आपको पहले से बता दिया गया है। ठीक है, ये हमको देखना है, सबका हेल्थ स्टेटस देखना है, और सबकी एज देखनी है, इलनेस, कॉज, इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, जब हम प्रीनेटल हिस्ट्री लेते हैं तो नर्स आस्क करती है, जो मतलब माता पिता हैं या जो बेबी के माता पिता बनने वाले हैं, कि वो कहीं फर्स्ट कजिन तो नहीं है। ब्लड रिलेशनशिप में ये देखती है वो फर्स्ट कजिन तो नहीं, कंसेजुनिटी तो नहीं उनके अंदर।
यानी कि ऐसा तो नहीं कि वो आपस में रिलेटिव हो, शादी कर रहे हैं, ये होता है ब्लड रिलेशनशिप का मतलब। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल जो सेम इंसेस्टर शेयर करते हैं, यानी कि अब जो मान लीजिए रिश्तेदार आपस में शादी कर रहे हैं, तो उनके जो पूर्वज रहे होंगे वो भी सेम रहे होंगे ना। तो क्या होगा, अगर उनमें कोई डिसीज है तो वो दोनों में उसके कैरियर्स आ गए होंगे, वो कैरियर्स आ गए होंगे, तो बेबी में चांसेस क्या होंगे, इंक्रीज हो जाते हैं कि बेबी को जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल में लिखा भी है सिस्टिक फाइब्रोसिस। चौथा पॉइंट हमारा आता है एटोपी। एटोपी का मतलब होता है एलर्जी जो आईजीई एंटीबॉडीज के दौरान हो। ठीक है, आईजीई एंटीबॉडीज के द्वारा होने वाली एलर्जी को हम एटोपी कहते हैं। और एटोपी क्या होती है, एटोपिक एलर्जी लाइज इन द हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन्स, यानी कि ऐसे जीन्स जो आपस में कंपैटिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड को जीन्स कहाँ से मिलते हैं, आधे पैर माँ से आधे बाप से। ठीक है, तो एटोपिक एलर्जी अगर ऐसा है कि दोनों के कंपैटिबल जीन्स नहीं, यानी कि दोनों के अंदर एटोपी है, तो 75% चांस है कि बेबी को भी जो है सिमिलर सिस्टम यानी कि एटोपिक एलर्जी होगी। लेकिन अगर सिर्फ एक को है, या तो मदर को या फादर को, 50% चांस है कि बेबी को एटोपिक एलर्जी डेवलप होगी। एटोपिक एलर्जी के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, एनाफिलेक्टिक शॉक या एनाफिलेक्सिस, लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक कंडीशन, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, अर्टिकेरिया यानी कि स्किन रैश। अब प्री नेटल न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड में क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होती है फीटस का। फीटस के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए हमको, न्यूट्रिशन चाहिए, तो माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है गेस्टेशनल पीरियड में, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इंक्रीज रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। इफ़ प्रेग्नेंट वुमन टेक प्लेस फॉलिक एसिड ड्यूरिंग गेस्टेशनल पीरियड, इट इंक्रीज चांसेस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द चाइल्ड। अगर जो है प्रेग्नेंट वुमन फॉलिक एसिड को नहीं लेती, कमी करती है, तो गेस्टेशनल पीरियड में चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। ठीक है, मैटरनल एज क्या क्या है, मैटरनल एज का मतलब होता है मदर की एज, यानी कि अगर मदर की एज 35 साल या 35 साल से ज़्यादा है या बहुत यंग है, तो क्या होगा, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी या जेनेटिक जो है डिसीजेस देखने को मिल सकती हैं, या कुछ ना कुछ माल फॉर्मेशन बेबी का देखने को मिल सकता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है, या तो अंडर 15 मदर है, या तो 35 से ओवर की मदर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, जो स्मॉल बुल्ड की होती हैं औरतें, यानी कि छोटी कद काठी की वूमन होती है, और 35 साल की ज़्यादा की एज है उनकी, और वो अगर प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उनका जो बेबी होगा तो उसको क्या होगा, नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हो सकते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, प्री क्लैम्पशिया हो सकता है। हम्म, ये सारी चीज़ें, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब हो सकता है अगर बेबी की जो मदर है उसकी 35+ है, और वो शॉर्ट बोल्ड है, छोटी कदकाठी की, या तो फिर 15 से नीचे है उम्र। तो ये हमारी होगी मैटरनल एज। तो ये कुछ हमने 4-5 पॉइंट इसके पढ़ लिए। ठीक है, जिसमें प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर, प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज, मैटरनल इन्फेक्शन। अब हमको पढ़ना है ड्रग थेरेपी क्या होती है, इफेक्ट क्या होता है ड्रग का प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो जब हम मदर को कोई ड्रग देते हैं, तो क्या कहता है वो, हमारी ड्रग सर्कुलेट करती है बॉडी में, सर्कुलेट करती है, ब्रेस्ट में भी सर्कुलेट करती है, ब्लड में भी सर्कुलेट करती है, बेबी के अराउंड सर्कुलेट करती है। ठीक है, सर्कुलेट करते करते कहाँ जाती है, प्लेसेंटा में जाती है। ठीक है, प्लेसेंटा या ब्रेस्ट में जाती है। ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जो क्या कहते हैं, मैटरनल ब्लड को फिल्टर करते हैं, और जो मतलब फीटल ब्लड में सब्सटेंस को प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट देना पड़ता है ना बेबी को, तो कहाँ से जाता है न्यूट्रिएंट, या तो ब्रेस्ट से जाएगा, या तो प्लेसेंटा से जाएगा। ये ऐसे ऑर्गन है जो अलाउ करते हैं सब्सटेंस को। ठीक है, तो जो हम ड्रग देंगे वो भी जो है पास हो सकती है कि नहीं हो सकती है, या तो ग्रेटर क्वांटिटी में या तो लेसर क्वांटिटी में। तो इस हिसाब से हमको क्या होता है, ड्रग देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में। क्या होता है जो ड्रग के इफेक्ट होते हैं प्रेगनेंसी में, क्या होता है, ग्रेटर इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि शॉर्टर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब जितने ज़्यादा वो पास होगी, फीटल ब्लड में जाएगी या फीटल और फीटस में जाएगी, उतना ज़्यादा हमको इफेक्ट देखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले लिखा है इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेगनेंसी ड्रग डोज। ठीक है, पहला तो क्या है, जब हम कोई भी ड्रग देते हैं तो ट्रांजिट टाइम होता है गट में इन प्रेगनेंसी। ठीक है, फर्स्ट द ट्रांजिट टाइम इन द गट इज प्रोलॉन्ग्ड compared with that in the non-pregnant woman, and this may result in change in the absorption of orally abnormal
ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग। तो क्या होता है, जब हम प्रेगनेंसी में किसी मदर को कोई ड्रग या दवाई देते हैं खाने के लिए, तो जो गट सिस्टम होता है हमारा, लिवर स्टोमक वाले सिस्टम्स होते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होती है, ड्रग बहुत देर तक रहती है कंपेयर टू नॉर्मल वुमेन जो प्रेग्नेंट नहीं है। जो नहीं है उसमें तो कम समय तक रहेगी, तुरंत एब्जॉर्ब होगी और तुरंत निकल जाएगी। पर जो हमारी अब प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनमें ज़्यादा देर तक रहती है। और सेकंड, अगर हम वॉल्यूम ज़्यादा दे दें, बहुत ज़्यादा मात्रा, जैसे 100 mg की दवा होती है 500 की, हमने 500 mg की खूब सारी दवा दे दी, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया ड्रग का, तो ठीक है, तो क्या होगा, जो जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होगा ड्रग का, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है हमारा, और जितना ज़्यादा हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा उतना तेज़ हमारा एक्सक्रिएशन होगा ड्रग का, तो हमको इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या बताया है, पहले नंबर में तो था टाइम, हमको बता दिया गट की टाइमिंग इंक्रीज रहेगी। सेकंड में बताया गया है जो सर्कुलेटिंग प्लाज्मा होता है, वो प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारा ब्लड का प्लाज्मा होता है उसका सर्कुलेशन क्या होता है, इंक्रीज रहता है। ठीक है, तो जब ये प्लाज्मा इंक्रीज रहता है तो जो हम ड्रग देते हैं, ये जो मैंने पहले का बताया उसको आप भूल जाइए, पहले आप ये देखिए, जो प्लाज्मा होता है वो इंक्रीज सर्कुलेशन रहता है उसका। जब हम कोई दवाई देते हैं तो ब्लड में जाता है, प्लाज्मा बहुत तेज़ी से घूम रहा है, तो जो हमारी ड्रग होगी वो क्या होगा, वो भी बहुत तेज़ी से घूमेगी, डिस्ट्रीब्यूट बहुत तेज़ी से होगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होगी तो गाढ़ापन जो होगा, अब इतनी सी दवा है, इतने सारे ब्लड में जो है ये जा रही है, तो ये पूरी की पूरी तो एक जगह रहेगी नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी घूम भी रही है तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और जल्दी से निकल भी जाएगी, किडनी के द्वारा फिल्टर होकर एक्सक्रिएट हो जाएगी यूरिन फीसेस मटेरियल के थ्रू। तो इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा सा हमको कम देखने को मिलेगा, यही देखने को है। दूसरा है एडवर्स इफेक्ट ड्रग के हमको देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी में। ठीक है, ड्रग डोज डिपेंडेंसी भी हो सकती है ना, कि मदर डिपेंड ही हो जाए फलाने किसी ड्रग पे। तो टेट्रोजेनेसिस का मतलब होता है जो माल फॉर्मड बेबी को, ऐसा सब्सटेंस जो लीड करे बर्थ ऑफ अ माल फॉर्म्ड बेबी, उसको कहते हैं हम टेट्रोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ कम से कम 18 से 55 डेज होते हैं पोस्ट कॉन्सेप्शन के दौरान। ठीक है, उसमें ये टेट्रोजेनेटिक ड्रग जो होती है इफेक्ट करती हैं प्रेगनेंसी ऑकर होने के 18 to 55 डेज के बिटवीन। और कौन कौन सी ड्रग होती हैं जो इफेक्ट करती हैं प्रेगनेंसी में, और हमारी ये होती हैं बीटा ब्लॉकर, जो हमारे फीटस की ग्रोथ को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। कैसे अफेक्ट करती हैं, ब्रैडिकार्डिया होगा बेबी में, उसकी जो HR हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाएगी, फीटल हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ये देखिए GI ड्रिप पड़ा इसमें चलानी पड़ती है बेबी और मदर को। अब आ जाता है हमारा रेडिएशन। प्रेगनेंसी में रेडिएशन का बहुत इफेक्ट होता है, क्यों, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको हमको एक्सरे या तो देना है, या तो बिल्कुल देना है तो बहुत कम, या तो फिर बिल्कुल नहीं देना। अल्ट्रासाउंड हो गया है, या एमनियोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है हमारी प्रीनेटल टेस्टिंग की। ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर दिया है, अब काफ़ी हद तक एक्सरे अब नहीं करना पड़ता, फिर भी किसी किसी डिसीजेज में एक्सरे का यूज करना पड़ता है, तो रेडिएशन हो सकता है उसमें प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें साइज और शेप पता चले मदर के पेल्विस का, ताकि हम जो है साइज देख सकें बेबी का कितना हो रहा है ना, इसलिए हम एक्सरे करते हैं। और क्या करते हैं, जब हम एक्सरे करते हैं तो एक लेड स्क्रीन लगाना पड़ता है, एब्डोमेन का जैसे करना हमें एक्सरे, तो एक लेड की स्क्रीन, कांच की एक अलग से स्क्रीनिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, एक्सरे करने के दौरान स्पेशल केयर देना पड़ता है मदर को, प्रेग्नेंट मदर को। ठीक है, और क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमें बचा के रखना है, सील्ड करके रखना है लेड स्क्रीन से, ताकि डैमेज ना हो स्पर्म को या एग को। ठीक है, इसलिए एमनियोसेंथेसिस और प्रीनेटल टेस्टिंग हम करते हैं। फूड एलर्जी होती है अलग अलग चीज़ों की, जैसे कि किसी को वीट से, किसी को साइट्रस फ्रूट से, किसी को अंडे से, मिल्क से, चॉकलेट से, केला से, और फिश से, सेलफिश से, इन सब से क्या होता है, एलर्जी होती है, तो ये एलर्जन कहलाते हैं। तो गेस्टेशनल पीरियड या प्रेगनेंसी के दौरान जब कोई मदर इसको लेती है तो क्या होती है, वो एलर्जी जो है उसको भी हो सकती है और बेबी को भी हो सकती है। और केमिकल एजेंट भी हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया हमारा, रेडिएशन हो गया, जिससे कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी कॉज होती है, और फीटल एंड मैटरनल सर्कुलेशन भी अलाउ करता है कि केमिकल्स एक्सचेंज हो सकें। जैसे उसमें था ना, ड्रग हमारी कैसे हो एक्सचेंज हो रही थी, या तो प्लेसेंटा से या तो ब्रेस्ट मिल्क से,
उसी तरह केमिकल भी अगर हमने कुछ खा लिया तो वो एक्सचेंज हो जाएगी, तो केमिकल एजेंट का भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सब हमारे पॉइंट थे कि ड्रग का इफेक्ट कैसे होता है प्रेगनेंसी में, है ना। ड्रग की डोज का, प्लाज्मा के सर्कुलेटिंग वॉल्यूम का, और ड्रग के एडवर्स इफेक्ट का, और टेट्रोजेनेसिस, रेडिएशन, फूड एलर्जी, केमिकल एजेंट, ये सब होगा। अब हमको पढ़ना है अबॉर्शन। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है अबॉर्शन के बारे में। अबॉर्शन के टाइप कितने होते हैं? तो अबॉर्शन हो गया जिसमें हम क्या करते हैं, बेबी को पुल आउट करते हैं मदर की बॉडी से, ठीक है, विद और विदाउट बिल। जैसे कि हमारा अबॉर्शन में लिखा है स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अचानक से हो जाए। स्पॉन्टेनियस को दो में बांटा गया, एक रिकरेंट जो बार बार हो, 3 या 3 से ज़्यादा हो जाए तो उसको रिकरेंट या हैबिचुअल स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन कहते हैं। और आइसोलेटेड में ये सारे टाइप होते हैं जो भी पढ़ेंगे हम। और इंड्यूस में होता है मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी या इलीगल अनसेफ। मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी में जब हमारी मदर की बिल होती है, मदर की इच्छा के हिसाब से हम मेडिकली टर्मिनेट करते हैं प्रेगनेंसी को, क्योंकि वो फीटस को या बेबी को रखना नहीं चाहती है, और डॉक्टर के ऑर्डर के हिसाब से, उसको कहते हैं एमटीपी। तो स्पॉन्टेनियस में पढ़ लेते हैं जो टाइप है। थ्रेटेंड अबॉर्शन का मतलब होता है जब हमारी प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कत आ जाए, यानी कि कॉम्प्लिकेशन आ जाए 20 हफ्ते के पहले वेजाइनल ब्लीडिंग के कारण, यानी कि 20 हफ्ते हुए प्रेगनेंसी को और वेजाइना से ब्लीडिंग होने लगे और प्रेगनेंसी में दिक्कत आए, उसको हम थ्रेटेंड ब्लीडिंग कहते हैं। इसके कुछ कैरेक्टर होते हैं कि जो सर्विक्स होता है वो क्लोज्ड रहता है, और कार्डियक एक्टिविटी कहती है, फीटल कार्डियक एक्टिविटी भी हमारी स्लो हो जाती है, स्लो रहती है, स्लो हो जाएगी, बिल्कुल स्लो स्लो कार्डियक एक्टिविटी मिलेगी जब हम फीटल हार्ट रेट को सुनेंगे। सर्विक्स हमारा क्लोज रहेगा। ये हो गया हमारा थ्रेटेंड अबॉर्शन 20 हफ्ते के पहले वेजाइनल ब्लीडिंग के कारण। इनएविटेबल अबॉर्शन का मतलब भी वही है। इनएविटेबल अबॉर्शन में भी वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, क्रैम्पिंग होगी, मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाएंगी, जो हमारी यूट्रस की मेम्ब्रेन्स होंगी, ठीक है। सर्विक्स हमारा कैसा होगा, डायलेट रहेगा, फैला फैला, उसमें सर्विक्स क्लोज था, याद रखना थ्रेटेंड में। इनएविटेबल में सर्विक्स हमारा डायलेट रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, यानी कि जो बेबी के पार्ट होते हैं, है ना, जो हमारे फीटल पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, वो हमको जो है दिख सकते हैं, ठीक है, या हमको टच करने में फेल्ट हो सकेंगे सर्विक्स के एरिया में, कि वो पार्ट हमें फील फील हो रहे हैं। इनकम्प्लीट अबॉर्शन यानी कि जो ब्लीडिंग है या क्रैम्पिंग है, उसके बाद हमारा सर्विक्स जो डायलेट हो, डायलेट होने के बाद जो कॉन्सेप्शन हो वो बाहर आ जाए, कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट या हमारा जो बेबी होगा वो बाहर आ जाता है। तो जब वो बाहर आ जाता है तो कुछ पार्ट अगर रह जाए अंदर तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। कुछ बाहर रह जाए, कुछ अंदर रह जाते हैं, उसको इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। कंप्लीट अबॉर्शन में सारे हमारा कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट होता है वो हमारा बाहर आ जाता है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है, सर्वाइकल शुरुआत में हमारा डायलेट होता है, फिर क्लोज्ड हो जाता है। मिक्स्ड अबॉर्शन में कोई वजाइनल ब्लीडिंग नहीं आती है, सर्विक्स हमारा क्लोज होता है, फीटल कार्डियक एक्टिविटी नहीं होती है, या एम्प्टी सैक होता है। कुल मिला के ये मिक्स्ड अबॉर्शन होता है हमारा। सेप्टिक अबॉर्शन यानी कि जब सेप्सिस हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, उसको कहते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। हैबिचुअल अबॉर्शन ये वाला बता दिया आपको, जो 3 या 3 से ज़्यादा हो जाए अगर 20 हफ्तों के पहले, तो उसको कहते हैं हमारा हैबिचुअल अबॉर्शन। यानी कि कोई मदर है वो बार बार प्रेग्नेंट हो रही है और हर बार 20 हफ्ते के पहले उसका क्या प्रेगनेंसी लॉस हो रही है किसी न किसी वजह से, तो वो हैबिचुअल अबॉर्शन में आएगा, स्पॉन्टेनियस के, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया थ्रेटेंड, इनहेबिटेबल, ठीक है, और इनकम्प्लीट, कंप्लीट, मिस्ड, सेप्टिक। अब हमको पढ़ना है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। वो हमने स्पॉन्टेनियस के टाइप पढ़े, ये डेफिनेशन लिखी है कि अनइंटेंडेड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि मदर की इच्छा नहीं थी, मदर की कोई बिल नहीं थी कि उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए, पर फिर भी क्या हो गया, टर्मिनेट हो गई प्रेगनेंसी हमारी 20 हफ्ते के पहले। ये ज़रूर रखना, एबॉर्शन 20 हफ्ते के पहले ही होगा। क्यों? क्योंकि 20 हफ्ते के बाद बेबी वायबल हो जाता है, जो बेबी के ऑर्गन होते हैं वो मूवमेंट करने लगते हैं, हाथ पाँव, ठीक है। 20 हफ्ते के पहले वाइबिलिटी नहीं होती है ऑर्गन्स में, हार्ट में, किसी में भी, ठीक है। और फीटल जो वेट हो 500 ग्राम से कम का हो तो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन 20 हफ्ते के पहले, जब तक हमारा फीटस वाइबल ना हो, ठीक है। ये सबके यहाँ पे फिगर बने हुए हैं थ्रेटेंड के, इनएविटेबल के, क्योंकि ये देखिए कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट इसमें मिल रहा है, इसमें क्लोज था हमारा सर्विक्स, इसमें जो है
डायलेट हो गया, कॉन्सेप्शन आने लगा, ये इनकम्प्लीट बाहर आ गया, कुछ अंदर रह गया, कुछ अंदर रह गया, ये कंप्लीट क्लोज हो गया हमारा सर्विक्स, सब कुछ बाहर आ गया, ब्लीडिंग रुक गई, ये मेज्ड हो गया हमारा। ठीक है, अब इटियोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी जो भी आप समझना चाहें, क्यों होता है अबॉर्शन। ठीक है, एग्जैक्ट कॉज नॉन होता है, पर 50% क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के कारण अबॉर्शन होता है। टेट्रोजेनेटिक सब्सटेंस वही रेडिएशन के कारण, केमिकल एजेंट के कारण और एलर्जेंस के कारण कांटेक्ट आने में। न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर मैटरनल न्यूट्रिशनल स्टेटस हो, ठीक है, मैटरनल इलनेस हो, साइटोमेगालोवाई टॉर्च के कारण अगर कोई इलनेस है, कोई उसको डिसऑर्डर है, थायराइड डिसीज है, उसको स्मोकिंग उसने की है, या ड्रग का कोई यूज किया है, उसने ड्रग अब्यूज किया है, क्या है, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं हम यूट्रस को, उस दौरान कुछ डिफेक्ट आ जाए यूट्रस में। ठीक है, क्या हो गया, जो हमारा स्पर्म या ओवम वो मैच्योर नहीं है। ठीक है, इम्परफेक्ट हमारा स्पर्म और ओवम, जर्म सेल्स हमारी इम्परफेक्ट है या तो मैच्योर नहीं है, इसके कारण होता है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा अबॉर्शन में। सबसे पहले क्या होगी, यूटेराइन क्रैम्पिंग होगी, दर्द होगा, लोअर बैक पेन होगा, वेजाइनल से ब्लीडिंग आएगी डार्क कलर की। ठीक है, स्पॉटिंग होगी, यानी कि धब्बे दिखेंगे डार्क डार्क कलर के, ब्लीडिंग रेड कलर के ब्लीडिंग के। ठीक है, और क्या होगा, एम्ब्रियो सेपरेट हो जाएगा यूट्रस से, कॉन्सेप्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो बाहर आने लगेंगे। और सबसे दूसरा पॉइंट इस ये लिखा है कि जो ह्यूमन कोरियोजेनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, HCG, बीटा HCG हार्मोन होता है, वो इंक्रीज दिखेगा। ठीक है, एम्ब्रियो के लॉस होने के बाद। तो अगर कभी कभी मिस्ड अबॉर्शन या हमको समझ में नहीं आया और बीटा HCG हमने ब्लड टेस्ट में देखा, हार्मोन की टेस्टिंग में देखा एलिवेट है, तो इसका मतलब अबॉर्शन हो गया है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है गेस्टेशनल सैक या एम्ब्रियो में अल्ट्रासोनोग्राफी करके उसका इवैल्यूएशन करना, या USG करना, कुल मिला के सर्विक्स को देखना। ठीक है, एक्सरे करना, पैरासिंथेसिस करना और एमनियोसिंथेसिस करना, फीटोस्कोपी करना, ये ऐसे हम डायग्नोसिस करते हैं टर्मिनेशन का या अबॉर्शन का। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हीमोरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है खतरनाक, यूटेराइन इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्टिसीमिया ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, कोआगुलेशन हो सकता है, इंट्रावेसिकुलर कोआगुलेशन मिस्ड अबॉर्शन में खासकर। असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, वही ब्लीडिंग का कलर देखना। ठीक है, उसका अमाउंट देखना। ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब उसका हुआ था, कितनी ब्लीडिंग हुई थी, ये देखना। वाइटल साइंस को मॉनिटर करना। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन को चेक करना। कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से, यही सारे कॉम्प्लिकेशन देखना है तो नहीं कुछ। और इंटरवेंशन कैसे कर सकती है नर्सिंग, फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करती है मदर की बॉडी में, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ग्रीविंग प्रोसेस में हेल्प करती है, प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन को, कंफर्ट को प्रोवाइड करती है, कम्युनिटी होम केयर जो है देते हैं, कंसीडर करते हैं हम मदर के लिए, और क्या करते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं। ये हो गया हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन। अब हमको पढ़ना है प्री नेटल टेस्टिंग और उसके टाइप। तो प्री नेटल टेस्टिंग क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है वैसे वैसे क्या हो गया है, हम जेनेटिक डिसीज़ को अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि क्यों यूज करते हैं प्री नेटल टेस्टिंग। जो प्री नेटल टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा बेबी या फीटस है उसकी पहले से हम टेस्टिंग करके रखें कि उसको कोई डिसीज़ या डिसऑर्डर तो नहीं है, या मदर को कोई डिसीज़ या डिसऑर्डर तो नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद मदर या बेबी की बॉडी में कुछ डिफेक्ट आए। ठीक है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ दिक्कत आए मदर या बेबी को, फीटस को। इसके लिए हम प्रीनेटल टेस्टिंग करते हैं। वही लिखा है पहला पॉइंट कि डिफेक्ट चेक करने के लिए। ठीक है, जिसको हम डिलीवरी के तुरंत बाद ठीक कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, ऐसी कंडीशन देखने के लिए कि प्री टर्म डिलीवरी तो करनी नहीं पड़ जाएगी हमें, 37 हफ्ते के पहले ही तो हमें डिलीवरी तो नहीं करनी पड़ सकती है। ठीक है, वो चेक करने के लिए, ऐसी कंडीशन चेक करने के लिए कि सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी सिजेरियन डिलीवरी के लिए, तो हम उसके लिए प्री नेटल टेस्टिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी जन्म के पहले,
मतलब हमें कोई सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं है बेबी या मदर में, उस कंडीशंस को चेक करने के लिए प्रीनेटल टेस्टिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट तो नहीं करना प्रेगनेंसी को, ऐसा कोई डिसीजन तो नहीं लेना पड़ सकता, यानी कि कोई खतरा तो नहीं है कि हमको जो है या तो मदर या बेबी में से किसी को बचाना पड़े, उसके लिए प्रीनेटल टेस्टिंग। तो ये हो गया हमारे प्रीनेटल टेस्टिंग के कारण यूज उसके। और क्या क्या हो सकता है, और इंडिकेशन बहुत सारे लिखे हैं। जनरल रिस्क फैक्टर होता है कि मदर की उम्र वही 35 साल से ज़्यादा 15 से कम है, तो हमको जो चेक करना है प्रीवियसली जो चाइल्ड है वो क्या हो गया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पहले बच्चों में पाई गई या कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी मिली, या पहला कोई बेबी हुआ है मदर का तो उसकी डेथ हो, ये स्टिल बर्थ हो, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है बेबी को मदर को, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हीमोफीलिया वगैरह है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, फिनोल्कीटोन्यूरिया है, ब्रेन डैमेज है यानी कि, और टेट्रोजन से उसका एक्सपोजर है यानी कि वही रेडिएशन, एंटी कन्वल्जेंट ड्रग, आइसोटेटिनोइन, अल्कोहल तो नहीं लिया, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो उसको टैक्सोप्लाज्मोसिस से, साइटोमेगालो से। अगर ये सारी चीज़ें क्या है एक प्रकार की यूज होता है इसमें हम प्रीनेटल टेस्टिंग का। अब हमको सीधे पढ़ना प्रीनेटल टेस्टिंग के टाइप। सबसे पहला आता है अमाइनोसेंटेसिस। अमाइनोसेंटेसिस बहुत सबसे अच्छी प्रीनेटल डायग्नोसिस टेस्टिंग होती है। अब एक चीज़ बताएं, यहाँ पे लिखा है 13 से 15 हफ्ते के दौरान हम प्रेगनेंसी में इसका टेस्ट कर सकते हैं, पर अगर कोई भी आपको प्रीनेटल टेस्टिंग एग्जाम में आ जाए तो आप लिख देना उसको 15 से 20 हफ्ते के दौरान, 15 से 18 हफ्ते के दौरान, हमको 15 से 18 हफ्ते के दौरान हर एक प्रीनेटल टेस्टिंग की आप टाइमिंग लिख सकते हो। तो बहुत अच्छी मेथड है। 15 से 18 हफ्ते की प्रेगनेंसी में हम इसको करते हैं। एक प्रोसीजर होता है जिसको हमें केयरफुली इवेलुएट करना होता है। क्या करना होता है, प्लेसेंटा की लोकेशन को इवेलुएट करना पड़ता है। कैसे करते हैं हम, एक अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, ठीक है, एक थिन हॉलो निडल लेते हैं, थिन हॉलो खाली, अंदर से खाली एक सुई टाइप की निडल रहेगी, उसको हम विमन के यूटरस में इंटर कराएंगे एब्डोमेन के थ्रू, ठीक है। लोकल एनेस्थीसी लगा दिया वुमेन को, एक पतली सी निडल ली, उसको एब्डोमेन के थ्रू हमने यूटरस में एंट्री कराई, यानी कि पेट से डाला और यूटरस तक ले गए, ठीक है। और कैसे ले गए, अल्ट्रासोनोग्राफी से देखते जा रहे हैं। और जब वहाँ पे ले गए यूटरस में तो हमने क्या किया, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बेबी के अराउंड उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसका हमने 10 से 20 ml जो है एमनियोटिक फ्लूइड ले लिया। एमनियोटिक फ्लूइड लेने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूज यानी कि उसको हमने 2 से 3 हज़ार राउंड पर मिनट में उस फ्लूइड को घुमाया। उसको घुमाने के बाद हमने उसकी सेल्स को सेपरेट कर लिया और कल्चर किया या कैरियोटाइपिंग किया। कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को फाइंड करना, कैरियोटाइपिंग, ठीक है। कल्चर किया सेल्स का और वेरियस टाइप के टेस्ट किए, जैसे कि अल्फा फीटोप्रोटीन का टेस्ट किया, कार्सिनोमास कैंसर सेल्स का हमने जो देखा है तो नहीं, एम्ब्रियोनिक एंटीजन और अदर चीज़ों के लिए। ये हो गया हमारा एमिनोसेंटेसिस, ठीक है। ये हो गया प्रीनेटल टेस्टिंग। एक है कोरियोनिक वायरस सैंपलिंग या बायोप्सी। इसमें क्या होता है, सीबीएस या कोरियोनिक वायरस सैंपलिंग जो होती है 8 से 11 हफ्ते में प्रेगनेंसी में कराते हैं। और इसमें क्या होता है, जो सीबीएस के स्मॉल पीसेस होते हैं उसको टेक कर लेते हैं, ठीक है। निडल को इंसर्ट करते हैं एब्डोमेन से, वही सेम प्रोसेस लोकल एनेस्थीसिया से। एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे वजाइना में और सीबीएस के सैंपल ले लेंगे। सीबीएस होता क्या है, यहाँ पे लिखा है, प्लेसेंटा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर जैसे ऐसे 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 जो है हमारे प्लेसेंटा में निकले होते हैं, प्रोजेक्शन टाइप के होते हैं, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। वो न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमको उन्हीं का सैंपल है लेना पड़ता है देखने के लिए, सीबीएस जिसको हम कहते हैं उसका सैंपल लेके हम पता करते हैं बेबी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है कि नहीं। तो एक ये हो गया। एक होता है अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन को हम ब्लड टेस्ट से मेजर करते हैं, वही 16 से 18 हफ्ते के दौरान, ठीक है। अगर इसकी एवरेज से ज़्यादा अल्फा फीटोप्रोटीन होता है तो हमको ये समझना चाहिए कि जो हमारी प्रेगनेंसी वो हाईयर रिस्क में चल रही है और उसको स्पाइनो बिफिडा डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस हैं बेबी को, अगर अल्फा फीटोप्रोटीन हमको ब्लड टेस्टों में ज़्यादा दिखाई देखने को मिल रहा है। अल्फा फीटोप्रोटीन एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो कि लिवर की सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फीटस के लिवर सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अल्फा फीटोप्रोटीन। और ये अल्फा फीटोप्रोटीन मदर की ब्लड में जाता है। अल्फा फीटोप्रोटीन को हम प्रेगनेंसी में मेजर कर सकते हैं ब्लड टेस्ट के दौरान, ठीक है।
इससे हमको ये नहीं पता चलता कि कोई बर्थ डिफेक्ट है, यानी कि ये कंफर्म नहीं करता है बिल्कुल कि हाँ इसको तो जो है ये बर्थ डिफेक्ट है, डाउन सिंड्रोम हो ही गया। पर क्या होता है अगर इसकी मात्रा इंक्रीज है, बेबी के लिवर से ज़्यादा बन रहा है, मदर के ब्लड में आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हाई रिस्क तो है, कुछ तो दिक्कत है बेबी को होने वाली है, मदर को किसी न किसी चीज़ का रिस्क है हाई, स्पाइनोबिफिडा या डाउन सिंड्रोम का। ये होता है अल्फा फीटोप्रोटीन। अम्बिलिकल वीन सैंपलिंग या कार्डियोसिंथेसिस का मतलब वही होता है, फाइन निडल लिया, मदर के एब्डोमेन से पास किया हमने, लोकल एनेस्थीसिया का यूज करके अम्बिलिकल कॉर्ड तक गए, फीटल ब्लड को लिया, ठीक है, या इंट्रायूटराइन ब्लड को हमने लिया और क्या किया उसकी टेस्टिंग की, पता चल गया कोई बीमारी है कि नहीं, उसी को कहते हैं अम्बिलिकल वेन सैंपलिंग। फीटोस्कोपिक का मतलब होता है एक पतला सा जो है इंस्ट्रूमेंट होता है, फाइबर ऑप्टिक तार का होता है, पतला सा हॉलो, आगे उसमें कैमरा लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं फीटस में इंटर कराते हैं वुमेन के यूटरस के थ्रू, ठीक है। और ये जो हमारे एम्ब्रियोनिक कैविटी होती है यहाँ पे जहाँ पे बच्चा हमारा रहता है, वहाँ पे हम फिर जो है विजुअलाइज करते हैं फीटोस्कोपी से कैसे करेक्टर्स प्रेजेंट हो रहे हैं, कुछ अब नॉर्मेलिटी तो नहीं है, वही है, टाइमिंग उसकी सेम रहती है। अल्ट्रासोनोग्राफी लिखा है बस मेजर फाइंडिंग के लिए, माइनर फाइंडिंग के लिए, ताकि हम डायग्नोस टेस्टिंग कर सकें। अल्ट्रासोनोग्राफी तो ये समझ लीजिए हर हफ्ते करानी पड़ती है प्रेगनेंसी में, ठीक है। हाई रेजुलेशन सोनोग्राफी स्पेशली यूज करते हैं फुल डिटेक्शन और बर्थ डिटेक्शन, यानी कि फुल कोई डिटेक्ट करना हमें किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे कि टेट्राजन एक्सपोजर तो नहीं हो गया है, हार्ट डिफेक्ट तो नहीं है, नॉर्मेलिटी तो नहीं है, इसके लिए। तो ये हमारे हो गए प्रीनेटल टेस्टिंग टाइपिंग। अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, फीटोस्कोपी, अम्बिलिकल वेन सैंपलिंग, यानी कि जो क्या कहते हैं इंट्रा यूट्राइन बेबी का ब्लड है उसकी वेन से जो सैंपल लेना। अल्फा फीटो प्रोटीन बेबी की लिवर सेल्स बनाती हैं इस प्रोटीन को, मदर के ब्लड में जाता है, मदर के ब्लड से हम सैंपल लेके टेस्ट करते हैं, इनकेज रिस्क दिखाता है। दूसरा हमारा CBS हो गया और एक हो गया हमारा एमिनोसेंटेसिस जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें हमें अल्फा फीटो प्रोटीन और सारी चीज़ें एंटीजन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ये हो गया हमारा प्रीनेटल टेस्टिंग। अब सेकेंड यूनिट में दो डिसीज़ें आती हैं या दो डिफेक्ट पूछते हैं, एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और एक हमारा डाउन सिंड्रोम। तो ये हमको पढ़ना है। सबसे पहले तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक क्या होता है एबनॉर्मेलिटी होती है जिसमें जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पाती। क्या होती है हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग, ड्यूरा मैटर सबसे पहले, फिर आर्केनॉइड मैटर, फिर पिया मैटर, ये तीन हमारे लेयर होती हैं। जब ये क्लोज ना हो पाए आपस में तो उसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये क्या होता है जेनेटिक हो सकता है और क्या होता है किसी ड्रग की वजह से भी हो सकता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट occur during pregnancy as a result of abnormality in the embryo's development. The normal tube which develop along the back of the embryo by about the 3 week of pregnancy, ठीक है। न्यूरल ट्यूब प्रेगनेंसी के दौरान होता है जिसमें जो नॉर्मल हमारी ट्यूब होती है वो 3 हफ्तों में प्रेगनेंसी के बाद बंद हो जाती है बेबी में। पर अगर किसी कारणवश बंद नहीं हो पाए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एक कवरिंग, ठीक है, तो हमको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। जो मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के टाइप हैं, टाइप भी होते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के, उसको हम कहते हैं स्पाइनोबिफिडा, ठीक है। या तो फिर एक स्पाइनोबिफिडा होता है, एक एनेन्सेफली होता है, एक होता है हमारा इंसेफेलोसील। तो स्पाइनोबिफिडा या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कारण इन स्पाइनोबिफिडा देखने को मिलता है। स्पाइनोबिफिडा में क्या होता है ये पढ़ते हैं। स्पाइनोबिफिडा में लिखा द इफेक्ट ऑफ स्पाइनोबिफिडा वेराई फ्रॉम अ डिम्पलिंग और टफ्ट ऑफ हेयर ऑफ द स्पाइन एंड अ माइनर एबनॉर्मेलिटी ऑफ द वर्टिब्रा, यानी कि जो हमारा जहाँ पे स्पाइन हमारी ख़त्म होती है नीचे पीठ के पास, वहाँ पे एक बालों का गुच्छा दिखेगा और हमारा जो क्या कहते हैं स्पाइन की जो लेयर होगी अब नॉर्मल होगी, उसमें ओपनिंग दिखाई को मिलेगी, वहाँ की लेयर जो है अच्छे से बंद नहीं हो पाएगी। इसको हम मेनिंगोसील भी कहते हैं, माइलोमेनिंगोसील, ठीक है। ये अफेक्ट करती ब्रेन और स्कल्प को। द कॉज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड बट दे टेंड टू रन फैमिली। इसका हमें अभी तक कारण नहीं पता चला न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का क्या है, पर ये पता है कि ये जेनेटिक है और फैमिली में रन होती है।
एक फैमिली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है और एंटी कन्वर्जन ड्रग को लेने के कारण भी हो सकती है, जैसे कि सोडियम वैल्पोरेट आर एसोसिएटेड विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इफ दे टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान अगर सोडियम वैल्पोरेट या एंटी कन्वर्जन ड्रग ली तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के जो सिम्टम्स होते हैं वो वेराई करते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं उनकी सीवियरिटी के हिसाब से। किसी को कम लेवल का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो उसके अलग सिम्टम्स, किसी को सीवियर लेवल का है तो उसके अलग सिम्टम्स होंगे, जैसे कि ब्लॉकेज होगा, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? मेन जो उसके सिम्टम्स हैं वो ये होता है, सबसे पहले तो लोअर जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, लेग्स होती हैं, उनमें वीकनेस होगी या तो फिर पैरालिसिस होगी, नम्बनेस आ जाएगी, यानी कि सेंसेशन हमको नहीं, छूने में हमें पता ही नहीं चलेगा कि कुछ है भी हमारा पाँव कि नहीं है, इतना लैक ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। और क्या होगा? ब्लैडर और बाउवेल हमारे अब नॉर्मल हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा, खाना या तो पचेगा नहीं, या तो बार बार उल्टी होगी, या तो हमको डायरिया होगा। ये है उसके सिम्टम्स। और यहाँ पे लिखा है कम से कम 8 बच्चे, हर 8 बच्चे मतलब 10 में से 8 बच्चे जिनको स्पाइनो बिफिडा होता है उनको क्या होता है, ब्लड ब्रेन में उनके फ्लूइड भी भर जाता है, जिसको हम मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो भी हमारे ब्रेन में इंक्रीज हो जाता है। हर 10 में से 8 बच्चे जिसको स्पाइनो बिफिडा या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। CSF ब्रेन में भर जाने को हम हाइड्रोसेफेलस के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक डिसीज कंडीशन होती है। इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? ब्लड टेस्ट के दौरान डायग्नोस कर सकते हैं। वही अल्फा फीटोप्रोटीन देख चेक करेंगे, है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी चेक करेंगे, एमिनोसेंटेसिस चेक करेंगे, ये हो गया हमारा डायग्नोसिस। और ट्रीटमेंट इसका कुछ है नहीं, पर फोलिक एसिड जो है रिसर्च के दौरान देखी गई है कि अगर 0.4 mg हम डेली फोलिक एसिड उसको दें ठीक है, प्रेगनेंसी के पहले और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांस 70% तक कम होते हैं अगर हम फोलिक एसिड मदर को खिला रहे हैं तो। इसीलिए प्रेगनेंसी में आपने देखा हो तो फोलिक एसिड डॉक्टर सलाह देते हैं खाने के लिए मदर्स को, ठीक है। अब तो ये रेकमेंड तक कर दिया गया है कि दैट ऑल वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग ईयर्स टेक फोलिक, मतलब ऐसी वुमेन जिनको चाइल्ड बियरिंग ईयर से यानी कि अब वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं तो उनको जो फोलिक एसिड समय समय पर खाना ही लेना चाहिए, और मल्टीविटामिन की जो है वो भी डेली डोज भी देनी चाहिए ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट उनका कम हो। तो ये हमारा हो गया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। जब हमारी कवरिंग ना बंद हो पाए 3 हफ्तों तक, ओपनिंग हो जाए, उसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, स्पाइनो बिफिडा। अब आते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21, नाम से पता चल रहा है कि जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम कितने होते हैं हमारे क्रोमोसोम हमारे 23 पेयर होते हैं ना, पेयर होते हैं 23, टोटल होते हैं 46। तो जो हमारा 21वें नंबर का क्रोमोसोम है उसकी कॉपी कितनी हो जाए, पेयर दो, दो का पेयर होता है, 2 की जगह वो 3 हो जाए, 21 की 3 कॉपियाँ हो जाए 21वें नंबर की, तो उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ये क्रोमोसोम का डिसऑर्डर होता है, मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट करता है, फिजिकल अपीयरेंस को अफेक्ट करता है। इसको हम ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है जिसमें जो बेबी का क्रोमोसोम नंबर की 21 है उसकी 2 की जगह 3 कॉपियाँ हो जाती हैं, जिससे हमारे 46 की जगह टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम होता है वो मदर से ज़्यादा हमको मिलता है, मतलब मदर के एग की एबनॉर्मेलिटी की वजह से मिलता है, मतलब कॉमनली, एक्स्ट्रा कॉमनली, और लेस कॉमनली हमको जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो फादर के वजह से स्पर्म में एबनॉर्मलिटी, यानी कि कॉमन तो हमको है कि मदर फादर दोनों से मिलेगा, पर जो मोस्ट चांसेस होते हैं वो मदर की एग की वजह से होता है, और कम चांसेस होते हैं कि फादर के स्पर्म में कुछ डिफेक्ट हो, उसकी वजह से हमको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की कॉपी मिली है ट्राइसोमी 21 की, ठीक है। जो इसकी क्या कहते हैं, बेबी के डाउन सिंड्रोम का जो रिस्क है वो इंक्रीज एज के साथ बढ़ता जाता है। मदर की अगर ज़्यादा इंक्रीज है एज प्रेगनेंसी के दौरान तो डाउन सिंड्रोम और बाकी सिंड्रोम उसको ज़्यादा होंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं? फ्लॉपी लिम्स, आपने देखा हो, अगर कोई आप गूगल में डालिए डाउन सिंड्रोम या आपने कभी देखा हो तो उसके अजीब से मोड़े मोड़े से लिम्स उसके रहेंगे, फूले फूले से, चेहरा हमेशा राउंड रहेगा, चीक्स भी उसके फूले फूले राउंड रहेंगे, ठीक है। आई कैसी रहेंगी? झुकी झुकी सी आई रहेंगी, कॉर्नर्स उसके ऐसे लटके हुए से रहेंगे, और कवरिंग जो होगी कॉर्निया, कॉर्नर ऑफ द आई होगी वो हमेशा कवर करके रखेगी, ठीक है। और क्या होता है, मतलब जो आई की हमारी कवरिंग होती है वो
कॉर्निया को दबाती है। जो हमारे हेड के पीछे यानी कि गर्दन के पीछे वाला जो हिस्सा है वो मोटा मोटा रहेगा, उसकी स्किन बहुत मोटे मोटे फोल्ड टाइप के रहेंगे। जो हमारी जीभ होगी वो प्रोडक्टिंग रहेगी, जीभ हमेशा बाहर लटकी रहेगी, यानी कि बाहर ज़्यादा रहेगी उसकी जीभ, लंबी सी जीभ रहेगी लटकती हुई। नौचल स्किन्स रहेगी, वही मैंने जैसे बताया। हेड के पीछे भी हमको क्या होगा, मोटी स्किन मिलेगी, गर्दन के पीछे भी हमको मोटी स्किन मिलेगी। तो जो हमारी गर्दन के पीछे जो मोटी स्किन रहेगी, एक्स्ट्रा स्किन रहेगी, फोल्ड बने रहेंगे, उसको हम कहते हैं नौचल स्किन। ठीक है। और छोटे छोटे उसके हाथ रहेंगे। ठीक है। उसमें जो से हमारे हाथ में ये धारियाँ बनी है ना, इतनी सारी ये लाइन बनी, एक दो, ये कितनी सारी लाइन बनी, उनके में सिंगल हाथ में सिंगल एक लाइन बस बनी रहेगी, सिंगल धारियाँ बस रहेंगी, एक रेखा बस बनी रहेगी हाथ में। ठीक है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, काफ़ी सारे इनमें अबनॉर्मेलिटी आती हैं, याद करने में ये स्लो होते हैं, बात और चलने में स्लो होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, माइल्ड टू सीवियर उनको क्या होता है, उनकी मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, सॉफ्ट पोस्चर के होते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हर 3 में से एक बच्चा जिसको डाउन सिंड्रोम है उसको हार्ट में भी कोई ना कोई डिफेक्ट होगा। ठीक है। और ईयर में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और ईयर में उसका फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट होगा, कान में यानी कि फ्लूइड का भर जाना। ठीक है। जिससे हमारी हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, और WBC का कैंसर हो सकता है। बताइए, इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है तो हार्ट में कुछ एबनॉर्मलिटी, ईयर का इन्फेक्शन, ईयर में एक्यूमुलेशन हो जाना फ्लूइड का, और कैंसर का डेवलपमेंट होना। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, वही सेम जो जो हमने आपको प्रीनेटल टेस्टिंग बताई सब आप डायग्नोसिस में लिख दो। ट्रीटमेंट इसका कुछ है नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, यानी कि क्या हो सकता है, हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोफेशनली। ठीक है। फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं उसको, ताकि थोड़ा बहुत चल फिर ले, स्पीच थेरेपी थोड़ा बहुत बोल ले, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम चलने लगे डाउन सिंड्रोम के बच्चों के लिए। ठीक है। और हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि मान लीजिए उसके हार्ट में कुछ एबनॉर्मेलिटी है या इंटेस्टाइन में, तो उसकी सर्जरी करके उसको ठीक कर दें। हम पूरा डाउन सिंड्रोम तो ठीक नहीं कर सकते, पर सिम्टोमेटिक थोड़े बहुत सिम्टम उसके हम ट्रीट कर सकते हैं। उसके क्या कहते हैं, फेस की सर्जरी कर सकते हैं ताकि वो देखने में थोड़ा अच्छा हो जाए। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि मतलब इसका प्रोग्नोसिस कैसा, वो रिकवरी है इस डिसीज़ में कि नहीं है। तो जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं वो अच्छी हैप्पी और फुलफिल जो है लाइफ जो है अपना जो है कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आ गई हैं टीचिंग मेथड में भी, और क्या होता है प्रोफेशनली भी हम हेल्प करते हैं उनको। सबसे ज़्यादा हमारा होता है डायग्नोसिस में कि अल्फा फीटोप्रोटीन और ह्यूमन कोरियोजेनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये दो चीज़ों को मोस्टली हम देखते हैं जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली डिसीजेज़ होती हैं। ठीक है। ये दोनों अगर बड़े हुए हैं तो प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो हमारा सेकंड यूनिट यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए। काफ़ी बड़ा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। आपकी जेनेटिक एक प्रकार से आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गई है इन 2 यूनिट में।